तो अब हरिपुरा अधिवेशन डालो, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, प्रस्ताव कहीं का आया, प्रस्ताव आया इसमें प्रजामंडल, प्रस्ताव किसका आया, प्रजामंडल का प्रस्ताव आया। कौन से अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल का क्या आया था, प्रस्ताव आया था। और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का गठन जो है कब किया, कौन से अधिवेशन में निर्णय हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन में। और इस आर्थिक परिषद के अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस आर्थिक परिषद का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये हरिपुरा अधिवेशन जो है ये मेन जो किस चीज, दो चीजों के लिए फेमस है। पहला तो यहाँ पर प्रजामंडल का प्रस्ताव और दूसरा यहाँ पर राष्ट्रीय आर्थिक परिषद या आर्थिक कार्यक्रमों की शुरुआत। तो ये अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से प्रश्न पूछा जाने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद आता है त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन आता है, 1939। इसमें चुनाव होता है और यहाँ पर त्रिकोणीय मामला फंसता है। त्रिकोणीय मामला क्या फंसता है, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ। तो त्रिकोणीय मामला ये फंसता है कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से चुनाव जीतते हैं और गांधी जी की तरफ से एक व्यक्ति है जिनका नाम पट्टाभी सीता रमैया, ये चुनाव हार जाते हैं। और इस कारण जो है गांधी जी कमेंट करते हैं। तो गांधी जी के कमेंट के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस इस पद से, अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे देते हैं और फिर यहाँ पर नया अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद को। कौन से अधिवेशन में, इसे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो त्रिपुरी संकट क्या था कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी के रवैये के कारण ये त्याग पत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद फिर यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में। और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, 1939। तो संशय में यहाँ आर्थिक परिषद का संशय में, तो यहाँ पर 38 है, यहाँ भी 38 है, यहाँ 39 है, तो यहाँ भी 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक, नोट कर लो इसको। ये दो पॉइंट है पेपर में आने की संभावनाएं रखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक भी रखता है और यहाँ पर ये राष्ट्रीय आर्थिक परिषद वाला मामला भी रखता है। अब इसके बाद में आते हैं अपन की यहाँ पर विश्व युद्ध चल ही रहा था, ये लिख लिया तो तुमने, लिख लो दोनों अधिवेशन, एक तो हरिपुरा अधिवेशन, एक त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1940 का मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, रामगढ़ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। अबुल कलाम आजाद इसमें क्या थे, अध्यक्ष थे। और इसमें जो है ये काफी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे।
कांग्रेस में सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे, सुभाष चंद्र बोस के नीचे। सुभाष चंद्र बोस के नीचे प्रजामंडल का प्रस्ताव, इधर पट्टाभी सीतारमैया, इसको पढ़िएगा। तो सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे और लंबे समय तक अध्यक्ष भी कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद रहे थे। चतुर्थ श्रेणी में 20% इंडिया वाले पार्ट से आएंगे, 50% जो है राजस्थान वाले पार्ट से आएंगे, टोटल 70% जो है जीके के आएंगे, 10 करंट इंडिया का और 10 राजस्थान, 5 इंडिया का और 5 राजस्थान का आएगा। तो यहाँ पर अपना जो है रामगढ़ अधिवेशन से लेकर 1945 में जाकर फिर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और जब तो ये 4 पॉइंट आपके हो गए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देश की आज़ादी की ओर अब रुख हो रहा है देश का, और आज़ादी में कुछ जो है समस्याएं भी थी, तो कुछ अच्छी बातें भी हुई। और यहाँ पर एक आया सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आया? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। देखिए क्या था 1944 का सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था। तो एक बात याद रखना कि कांग्रेस और लीग जो है मुस्लिम लीग, दोनों में विवाद चल रहे थे। एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ क्या थी? लीग थी। और उनके विवादों को हल करने के लिए लाया गया था कौन सा फॉर्मूला? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो इसमें एक लाइन लिख लो, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। कांग्रेस और लीग, लीग मतलब मुस्लिम लीग के विवाद को हल करने के लिए इस फॉर्मूले के तहत कहा गया कि भाई लीग जो है आजादी का समर्थन करे, आजादी का क्या करे? समर्थन करे। और वो जो है नए देश की मांग कर रही थी लीग, और यहाँ पर इधर इन्होंने कहा कि कहीं का समर्थन करे। तो इसमें कहा राजगोपालाचारी ने कि लीग जो है किसका समर्थन करे? आजादी का समर्थन करे और मिलजुल करके अंतरिम सरकार बनाए। कौन सी सरकार बनाए? अंतरिम सरकार बनाए। अंतरिम सरकार कैसे बनाने? मिलजुल के बनाए। ऐसा यहाँ पर दोनों को कहा। लीग आजादी का समर्थन करे और कौन सी सरकार बनाई जाए? अंतरिम सरकार बनाई जाए। ये दो बातें कौन से फॉर्मूले में थी? राजगोपालाचारी फॉर्मूले में थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जनमत संग्रह करवा लिया जाए। कौन सा संग्रह करवा लिया जाए? जनमत संग्रह की बात करी इन्होंने। जनमत संग्रह करवा लिया जाए, तब राष्ट्र की संभावनाएं देखी जा सकती है। तो जनमत संग्रह की बात भी किसने करी थी? राजगोपालाचारी फॉर्मूले ने करी थी। तो 3 बातें हैं, लेकिन ये तुम्हारे आता नहीं है। तुम्हारे जो प्रश्न है वो केवल फर्स्ट लाइन पर है, और वो लाइन केवल इतनी सी है। तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला कौन से वर्ष का है? तो आंसर क्या आएगा? 1944। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है देसाई लियाकत फॉर्मूला। देसाई लियाकत फॉर्मूला। देसाई लियाकत फॉर्मूला नोट करते रहे। देसाई लियाकत फॉर्मूला 1945 का है। देसाई लियाकत फॉर्मूला कब का है? 1945 का है। इसमें 2 बातें थी। कार्यकारिणी का गठन किया जाए, कार्यकारिणी का या कार्यपालिका का गठन किया जाए। दूसरा था कि मुस्लिमों के लिए 20% सीटें आरक्षित की जाए। मुस्लिमों के लिए कितने परसेंट? 20% सीटें आरक्षित की जाए। ये 2 बातें यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया। लियाकत और देसाई फॉर्मूला बोलते हैं इसको।
लेकिन ये जानकारी भी असफल रही और इसके बाद जो है एक योजना आई फिर अंग्रेजों की तरफ से। ये दोनों पॉइंट लिख लिया आपने। और जो योजना आई उस योजना का नाम था बेबल योजना। आपको ये याद है, सन याद है बेबल योजना का? 1945। बेबल योजना का सन क्या आएगा? 1945। बेबल योजना 1945। और इस योजना पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन होता है। कौन सा? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन की डेट क्या आएगी? 14 जून 1945। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जा सकता है पेपर में। शिमला सम्मेलन की डेट क्या है? 14 जून 1945। तो बेबल योजना जो है इसके लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? ये 14 से ऐसा करना, 14 से 25 जून तक चला था। तो पेपर में 25 जून ज्यादातर आ जाता है, तो 14 से 25 कर लेना इसको। 1945 14 जून को ये योजना प्रस्तुत हुई थी। मतलब यहाँ से चालू हो गया था कार्यक्रम। मई में हुई सर? नहीं, जून में। और 25 जून को फिर क्या है सम्मेलन हो गया था। तो ये पूरा कार्यक्रम था बेबल योजना और शिमला सम्मेलन का। इसमें लिख लो हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान की संख्या बराबर की जाएगी और वायसराय की कार्यकारिणी में कार्यकारिणी में भारतीय शामिल होंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में कौन शामिल होंगे? यानी केवल गवर्नर जनरल जो है और जो मुख्य सेनापति है उन दो को छोड़ दो, तो बाकी सभी कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। और दोनों आधे आधे रहेंगे। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि केवल आपके काम का प्रसंग यही है, शिमला सम्मेलन कब हुआ, इससे आगे की जानकारी आपके काम की नहीं है। पर आप इतना सा ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आता है अपना कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन। आप सभी इसको जानते हैं क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ है। ये कैबिनेट मिशन काय से जुड़ा हुआ है? 1946 का साल है। 3 सदस्य थे इसमें। कितने सदस्य थे? अध्यक्ष का नाम बताओ। पी लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर यहाँ पर थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और 3 सदस्य मिशन भारत आता है। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो 2 उद्देश्य हैं। एक तो संविधान सभा बनाना और एक अंतरिम सरकार बनाना। और ये दोनों ही उद्देश्यों में सफल होता है। ये दोनों ही काम करता है। जो ये संविधान सभा बनाता है उसमें 389 सदस्य रखे जाते हैं। कितने सदस्य? और अंतरिम सरकार जो बनाता है उसमें कुल 14 सदस्य थे। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। और अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। यहाँ पर अगर एक प्रश्न बन जाता है कि इसका जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस था, और पैट्रिक लॉरेंस उस समय कौन था? तो उस समय पैट्रिक लॉरेंस जो है एजीजी नहीं था, ये भारत सचिव था। और ये व्यापार मंडल का था, व्यापारियों की तरफ से था। कौन? और ये अलेक्जेंडर जो है ये नौसेना का था। इस प्रकार से 3 व्यक्ति जो है भेजे गए थे। और इनकी जो 2
मिशन ने जो दो लॉन्च की योजनाएं होती, एक तो संविधान सभा और एक कौन सी थी, अंतरिम सरकार। तो भारत में संविधान सभा जो है कौन सी योजना के तहत बनाएगी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार भी कौन सी के तहत बनाएगी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यहाँ पर दोनों में उत्तर क्या आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है अंतरिम सरकार का। तो देखिए यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, इस बारे में प्रश्न आए अपने। तो अंतरिम सरकार जो है इसका गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। कब गठन होता है, इसमें प्रारंभ में 11 थे, बाद में 14 सदस्य हो गए। इसमें एक सचिव शामिल किया गया, इसमें जो है एक नेहरू जी को बनाया गया उपाध्यक्ष, ये सचिव को बनाया गया अध्यक्ष, और इसमें अन्य थे सदस्य। इस प्रकार से ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ और व्यक्तियों को इसमें मंत्रालय भी दिए गए, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मंत्रालय दिए गए। किंतु इम्पोर्टेंट बात यह है कि अन्य सदस्यों में लीग के सदस्य यहाँ पर नहीं थे, लीग नहीं लिख देना, लीग के शामिल नहीं थे। लीग के सदस्य बाद में शामिल होते हैं। अक्टूबर 1946 में लीग के कुछ सदस्य शामिल हुए। कब, अक्टूबर 1946। इससे पहले कौन नहीं थे, लीग के सदस्य, जो मुस्लिम लीग है उसके सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। तो ये हमारी कौन सी सरकार है, अंतरिम सरकार। कर लोगे। इसके बाद बात आती है अपनी एटली की घोषणा की। एटली के बारे में आप क्या जानते हो, एटली आपके ब्रिटिश पीएम थे, ये पीएम बन गए थे ब्रिटेन के, और इन्होंने जो है लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी ऑलरेडी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी कि भाई भारत को आज़ादी देना चाहिए। तो लेबर पार्टी ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर हमारी सरकार बढ़ती है तो हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। और यहाँ पर फरवरी 1947 में एटली की घोषणा हुई। कब हुई भाई, फरवरी 1947 में एटली की घोषणा हुई। और इस घोषणा के आधार पर जो है आगे के कार्यक्रम तय हुए। तो इस समय जो है आज़ादी की जो घोषणा हो रही थी उस समय कौन सी पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, एटली। और घोषणा की तिथि क्या है, मतलब महीना कौन सा है, फरवरी। तो एटली की घोषणा कब हुई भाई, फरवरी में हुई। और इन्होंने कहा कि भैया जून 1948 तक जो है भारत को क्या कर दिया जाएगा, जून 1948 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। इन्होंने तो ज़्यादा टाइम बताया लेकिन उससे पहले ही काम पूरा हो गया था। तो जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है गवर्नर को चेंज किया गया। यहाँ पर गवर्नर जो वेबल था उस वेबल को हटा करके माउंटबेटन को गवर्नर बनाया गया। वेबल की जगह वेबल को हटा करके किसको गवर्नर बनाया, जिसको हम वायसराय कहते थे। क्या कहते थे, तो वायसराय जो है वेबल को हटा दिया है और अब किसको बनाया है, माउंटबेटन को बनाया। तो वेबल को हटाकर माउंटबेटन को वायसराय बनाया एटली की घोषणा के द्वारा। कौन सी घोषणा के द्वारा, एटली की घोषणा के द्वारा माउंटबेटन को वायसराय बनाया। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया, 18 जुलाई 1947 को कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित
किया गया। जिसके आधार पर भारत को 14-15 अगस्त को क्या कर दिया है, आजाद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ आता है अपना माउंटबेटन योजना, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आती है अपनी कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना। इसकी डेट आती है 3 जून 1947, ये डेट काम की है। माउंटबेटन योजना 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं इसको, क्योंकि 3 जून को थी, 3 जून 1947। इसको डिकी बर्थ प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या है, डिकी बर्थ प्लान नाम है। दूसरा नाम क्या है भाई, डिकी बर्थ प्लान है। देखो, इसने रियासतों को स्वतंत्रता दी। और 2 देश बनाने का निर्णय लिया। कितने देश? 2 देश। उस समय गांधी जी पश्चिम बंगाल के नोआखली में नोआखली में दंगे शांत करा रहे थे। आजादी की मध्य रात्रि में नेहरू जी द्वारा भाषण दिया गया। जिसे भाग्य से समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग्य से समझौता। ठीक, अब देश आजाद हो चुका है, अब अपन सब आजाद है ना। तो ये पार्ट हमारा था आजादी का। इसके बाद का देख लो, इसके बाद का कैसे पता जाता है। इसके बाद राजनीति प्लस हिस्ट्री कॉम्बिनेशन में चलती है, अभी भी कॉम्बो में चल रही थी। तो जैसे क्या होता है कि अब देश में क्या होगा, वापस संविधान सभा जो है वो संविधान बनाने में लगी हुई है। तो ये संविधान सभा 9 दिसंबर जो है 1946 से लगातार 26 नवंबर 1949 तक अपने कार्य में लगी हुई है। और 26 नवंबर को संविधान पूरा हो जाता है बन बना करके। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है। 17 भी आ जाए तो घबराना नहीं। और इसको 26 जनवरी को हम लागू कर देते हैं। कब लागू कर देते हैं? 26 जनवरी को लागू कर देते हैं। इसके बाद हमारे देश में जो नई एक श्रृंखला शुरू होती है संविधान के अनुसार, जिसमें राष्ट्रपति बनाए जाते हैं।
और प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। आज हम एक प्रश्न देंगे आपको कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई। आप जानते हो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं। उस समय राष्ट्रपति तो लेट बने थे, 26 जनवरी को बने थे। तो उससे पहले प्रधानमंत्री तो 47 में बन गए थे। तो फिर उनको शपथ दिलाई थी गवर्नर ने। और वो गवर्नर कौन थे ये बताना है। दो ऑप्शन बैठते, एक माउंटबेटन थे या फिर श्री राजगोपालाचारी थे। क्योंकि पेपर वाला भी दो ऑप्शन देगा, एक माउंटबेटन थे उस टाइम पे गवर्नर, एक राजगोपालाचारी थे। इस पर विचार करिए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1945 में ये और 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कृपलानी जी थे। कौन थे? अभी जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ बस इतने से तो पूरा पेपर ही खत्म हो गया। ये 4 लाइनों में पूरा पेपर ही हो गया। ये प्रश्न आगे आ गया, ये पीछे आ गया, है ना। दूसरी मैदान और क्या इसमें सारे रामलीला खत्म कर दी उस पेपर में। 26 नवंबर 26 जनवरी पहले शिफ्ट वाले में। हाँ, फिर दूसरे में 9 दिसंबर वाले में। फिर दूसरे में 9 दिसंबर आ गया। फिर मतलब सारी पिक्चर फ्लो कर दी उसने इतने से मैटर पे ही। क्योंकि भैया मैटर यही है, मैटर है ही नहीं ज्यादा। वो तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि तुम आरएस की तैयारी तो कर लो, आरएस का तो कुछ भी नहीं है। कॉलेज लेक्चर इनका मैटर होता है बहुत सारा। अब इसके लिए मैं आपको फिर दूंगा सुझाव कि आज ही आप जो है अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक संविधान के 250 प्रश्नों का सॉल्यूशन पढ़ा है। उन 250 प्रश्नों की पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आपने वो 250 प्रश्न देख लिए तो आपके कभी भी कोई से भी एग्जाम में संविधान के प्रश्न गलत नहीं होंगे। इतने अच्छे ही प्रश्न है। अभी पूरा रीट का पेपर उनमें से आ गया। रीट हुआ था ना, केवल 250 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कोई 1,00,000 2,00,000 प्रश्न है और उनमें से अपन कर रहे हैं तो फिर मामला अलग बढ़ता है। 250 प्रश्न मात्र है ना। अब 250 प्रश्न है, 1-1.5-2 घंटे का वीडियो है, उसको आप आराम से देख लेना और इसको देख लेना। इसमें अपना मॉडल पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक काम आपको जरूर करना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तो लिस्ट आप कमरे में लगा के रखो इसे रेडी। उसके अलावा आप जो है अब ये अपने जो करंट से संबंधित व्यक्ति है, नवीन व्यक्ति, उनको भी ध्यान रखो। क्योंकि 5% जो है अपने करंट के नवीन जैसे भारत के वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, ज्यादातर 2 ही जगह से प्रश्न आएगा। एक तो खेल से आएगा और एक कहाँ से आएगा? व्यक्तियों से आएगा। इसके अलावा प्रश्न ज्यादा बढ़ता नहीं है, खेल के और व्यक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को करना है। अगला जो चैप्टर हमारे पास रहेगा, एक तो 1857 की क्रांति है जो सिलेबस में भी है। बस एक चैप्टर है अपना 1857 की क्रांति। टाइम कितना हो रहा है अभी? 57 पढ़ा देखा अभी।